हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स इन लॉ एस्पायरेंट्स, आप सभी का लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एकेडमिक सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कई लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर एडवोकेट्स के द्वारा कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि मैं लीगल ड्राफ्टिंग पर एक वीडियो बनाऊं। तो साथियों, आज मैं ड्राफ्टिंग के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। आज हम ड्राफ्टिंग में सीखेंगे कि क्रिमिनल केसेस में बेल एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। बेल एप्लीकेशन की ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, क्या कोई सेट फॉर्मेट होता है, किस तरीके से ओवरऑल बेल एप्लीकेशन की क्रिमिनल केसेस में ड्राफ्टिंग की जाती है। आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखते हैं कि बेल एप्लीकेशन किस तरीके से ड्राफ्ट होती है। बेल एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग से पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑफेंसेस होते हैं यानी अपराध, वो दो तरीके के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। यानी जमानती और अजमानती अपराध। नॉर्मली बेलेबल ऑफेंसेस में विदाउट सपोर्टिंग ऑफ एफिडेविट बेल एप्लीकेशन लोग लिख देते हैं, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एफिडेविट के सपोर्ट के बिना बेल एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती। तो बेल एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हम ड्राफ्ट करते हैं वो कवरिंग एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। कवरिंग एप्लीकेशन, कवरिंग एप्लीकेशन में प्रेयर होती है और इसके बाद इसके सपोर्ट में फिर हम देते हैं एफिडेविट, किसी एक्यूज्ड के किसी रिलेटिव्स का, किसी दोस्त का एफिडेविट देते हैं। एफिडेविट में सारे फैक्ट्स मेंशन किए जाते हैं। कवरिंग एप्लीकेशन में प्रेयर होती है और एफिडेविट में सारे फैक्ट्स मेंशन किए जाते हैं। चाहे बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, मेरा ऐसा मानना है कि बेल एप्लीकेशन को एफिडेविट के साथ ही देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कवरिंग एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, किस तरीके से ड्राफ्ट होती है। सबसे जो पहले लिखा जाता है वो अदालत का नाम लिखा जाता है। इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट का नाम होगा, सीएमएम, एसीएमएम, एमएम या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जो भी कोर्ट का नाम होगा जहां पे हम बेल एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं, और इसके बाद जिस जिले का मामला होगा, सपोज कानपुर नगर, तो सबसे पहले अदालत का नाम लिखा गया। इसके बाद बेल एप्लीकेशन नंबर, बेल एप्लीकेशन नंबर, नंबर के बाद फिर उसका सन, न्यायालय श्रीमान फला फला कानपुर नगर, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या, और फिर सन, जो भी सन होगा। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन मैं हिंदी में भी बताता चल रहा हूं। इसके बाद हम केस का टाइटल लिखते हैं। याद रहे, अगर सेशन कोर्ट में हम बेल डाल रहे हैं तो सेशन कोर्ट में हम सबसे पहले अभियुक्त का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एक्यूज्ड, नेम ऑफ एक्यूज्ड, और उसका डिटेल में लिखेंगे कि उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका रेजिडेंस, और ये सब लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे एप्लीकेंट ऑब्लिक एक्यूज्ड, वर्सेज करके बीचों बीच लिखेंगे वर्सेज, और इसके बाद फिर लिखेंगे स्टेट, स्टेट का नाम, जिस स्टेट का भी मामला होगा, स्टेट ऑफ, सपोज यूपी का मामला है तो स्टेट ऑफ यूपी, और यहां लिखेंगे थ्रो डी जी सी क्रिमिनल। ये सेशन कोर्ट की बेल एप्लीकेशन है। अगर हम लोअर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इसकी जगह सिर्फ केस का टाइटल में आप स्टेट वर्सेज, स्टेट वर्सेज, जो भी एक्यूज्ड का नाम होगा, एक्यूज्ड नेम,
वो लिखा जा सकता है अगर लोअर कोर्ट की बेल एप्लीकेशन है। इसमें आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से होता है। मैं दोनों फॉर्मेट आपको लेकर के चल रहा हूं सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट का दोनों। इसको इरेज कर दें। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको इरेज करके इसके आगे देखते हैं। इरेज ऑल। अब हमने नेम ऑफ एक्यूजर स्टेट तक पहुंच गए थे। इसके बाद फिर नेम ऑफ जो उसके नीचे नेम ऑफ एक्यूज स्टेट ऑफ यूपी, उसके बाद फिर हम लिखेंगे अंडर सेक्शन, यानी जो धाराएं होंगी, धारा जिस धारा में भी मामला होगा, जो भी धारा है 302, 323, 504 इस एसेट्रा आईपीसी। और इसके बाद फिर हम लिखेंगे पीएस यानी पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन का मामला होगा उसका नाम लिखेंगे। और फिर यहीं पे हम लिख देंगे क्राइम नंबर। ये लोअर हो या सेशन हो दोनों लिख देंगे। अगर सेशन कोर्ट की है तो एक चीज यहां पे और जोड़ देंगे, जो स्टेट ऑफ सरकार बनाम स्टेट वर्सेज एक्यूज्ड का नाम लिखा था, वो हम स्टेट वर्सेज एक्यूज्ड नेम यहां पर लिख देंगे। अगर सेशन कोर्ट की बेल है तो ये लिखेंगे। इसके बाद आती है हमारी कवरिंग एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं कि कवरिंग एप्लीकेशन किस तरीके से ड्राफ्ट होती है। क्योंकि स्पेस नहीं इसलिए हम यहां से शुरू कर देते हैं। फॉर, इससे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, फॉर द रीजन्स, फॉर द रीजन्स and facts disclosed in the accompanying affidavit, accompanying affidavit, for the reasons and facts disclosed in the accompanying affidavit which forms part of this application, it is therefore most respectfully prayed that Your Honor may kindly be pleased to release the applicant pending investigation into and trial in the instant case, in last में in the interest of justice। फिर यहां पे नाम लिख देंगे हम एप्लीकेंट, ऑब्लिक एक्यूज्ड, उसका नाम लिख देंगे जो भी नाम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं कारणों के आधार पर श्रीमान जी से यह निवेदन है कि उपरोक्त मामले में जो कि विवेचनाधीन है या विचारणा चल रहा है, प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। यह हो गई कवरिंग एप्लीकेशन। इसमें हमने सिर्फ प्रेयर लिखी, केस के कोई भी फैक्ट मेंशन नहीं किए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि फैक्ट हम मेंशन करते हैं एफिडेविट में। अब हम एफिडेविट में देखते हैं कि एफिडेविट किस तरीके से लिखते हैं। एफिडेविट में भी पहले हेड बनाएंगे। हेड मतलब वही नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट होगा। एक बात और ध्यान रखें, एप्लीकेशन में सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा, अभियुक्त अगर जेल में है तो ये लिखा जाएगा कि एक्यूज्ड इन जेल,
अगर पुलिस जुडिशियल कस्टडी में है तो लिखा जाएगा एक्यूज्ड इन जुडिशियल कस्टडी में, ये बेल एप्लीकेशन के ऊपर लिखा जाएगा। ओके, अब नेम ऑफ कोर्ट के बाद बेल एप्लीकेशन नंबर, सन, और इसके बाद पार्टी नेम, जो भी एक्यूज का नेम होगा। ओके, स्टेट वर्सेस एक्यूज नेम, ये सब लिखने के बाद फिर एफिडेविट किसी पैरोकार का लग सकता है। अगर एक्यूज उसी दिन सरेंडर हुआ है तो उसका खुद का एफिडेविट लग सकता है। एफिडेविट में लिखेंगे एफिडेविट ऑफ सो एंड सो, जिस व्यक्ति का हम लिख रहे हैं उसका सनाप, उसका रेजिडेंस ऑफ, और ये लिखने के बाद यहां लिख देंगे डिपोनेंट। उस व्यक्ति का नाम पता आ गया जिसका एफिडेविट दिया जा रहा है। अब एफिडेविट की जो इबारत होती है कि I the above named deponent do hereby solemnly affirm and state on oath एज अंडर, शपथ करता शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता है, ये इसका मतलब हुआ। जो पहला पैरा होता है एफिडेविट का, पहले पैरे में ये लिखा जाता है कि इसका रिलेशन क्या है। सपोज डिपोनेंट इज ए ब्रदर ऑफ द एक्यूज्ड, फादर ऑफ द एक्यूज्ड, मदर ऑफ द एक्यूज्ड, रिलेटिव ऑफ द एक्यूज, फ्रेंड ऑफ द एक्यूज, व्हाटएवर, जो कुछ भी वो हो उसका रिलेशन लिखा जाएगा कि ये है अभियुक्त का शपथकर्ता, अभियुक्त का साला है, भाई है, दोस्त है। Therefore, that the deponent is the brother of the accused, hence he is well convergent with the facts deposed to herein below। इसका मतलब ये हुआ कि शपथकर्ता अभियुक्त का फला फला लगता है, जो भी रिलेशन हो, इसलिए इस शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों की भली भांति जानकारी रखता है। ये हो गया। अब एफिडेविट के आगे के पैराज क्या होंगे इसको इरेज करते हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन करते चल रहे होंगे। अब आगे के पैराज में देखते हैं क्या लिखते हैं। जो इसका दूसरा पैरा होगा एफिडेविट का, दूसरे पैरे में देखिए, अगर सेशन में आप बेल डाल रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। वैसे ये लोअर कोर्ट पे भी लिखा जाएगा दैट दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, नो एनी बेल एप्लीकेशन कोई, ये प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके पहले कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र, नो एनी बेल एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र ना तो उच्च न्यायालय में और ना ही जिला सेशन सत्र न्यायालय में मूव नहीं किया गया। ये पहला जमानत प्रार्थना पत्र है। अगर आप सेशन में दे रहे हैं, लोअर से खारिज हो गई है, तो आप तीसरे पैरे में लिख सकते हैं कि द बेल एप्लीकेशन दैट द बेल, मैं शॉर्ट में लिखे देता हूं, BA बेल एप्लीकेशन ऑफ accused has been rejected by the कोर्ट का नाम आप लिखेंगे, लर्नेड मैम, ACMM, CMM व्हाटएवर, फिर डेट लिखेंगे ऑन डेटेड, जिस डेट को कैंसिल हुई है। ओके,
A true copy of bail rejection order is enacts with this affidavit. सत्य प्रति जमानत खारिजा आदेश की इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। अब आप आएंगे अभियोजन के कथन पर। स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, व्हाट वाज द एलिगेशंस, चार्जेज क्या हैं। तो चार्जेज में आप लिखेंगे दैट द ब्रीफ स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन का चार्ज क्या है, इज दैट, जो भी चार्जेज लगाए गए हैं। तो एफआईआर का वर्जन ब्रीफ में आप नोट कर देंगे कि यह एफआईआर का वर्जन है। इसके बाद नेक्स्ट पैरे में फिर आप लिखेंगे दैट द एलिगेशन मेड अगेंस्ट the accused in the FIR are totally baseless, fabricated, concocted and false. No any offense committed by accused, अभियुक्त के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के ऊपर लगाए गए समस्त आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, आधारहीन हैं। इस तरीके से आप एफिडेविट में सारे फैक्ट्स को मेंशन करते हुए आगे के पैराज में आप लिख सकते हैं 6 नंबर का जो पैरा होगा कि क्या स्थिति है, अरेस्टिंग के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं, दैट द प्रोविजंस ऑफ arrest given in CRPC has not been followed by the police at the time of arrest। जो भी केस होगा, अरेस्टिंग के प्रोविजन फॉलो किए गए कि नहीं, सर्च के प्रोविजन फॉलो किए गए कि नहीं, क्या स्थिति है, टाइमिंग का क्या है, अगर एफआईआर डिले है तो डिले एफआईआर के बारे में भी आप लिखेंगे, डिले एफआईआर के बारे में भी आगे के पैरा में आप इन चीजों को लिख सकते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है, तो क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री, क्यों फंसाया गया अभियुक्त को, इस बारे में आप लिखेंगे। क्या फैक्ट्स है, क्यों फंसाया गया, मोटिव क्या है फंसाने का, जो भी आपका डिफेंस होगा उन सारी चीजों को आप एफिडेविट में लिखेंगे। और लास्ट के जो आप लिखेंगे कि दैट एप्लीकेंट will not misuse the terms of bail order imposed by the court. He will regular appear during the trial
आगे अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो ही विल नॉट इंटरफियर इन द इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरीके से विवेचना में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर समय पर न्यायालय में उपस्थित होंगे, जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र और प्रतिभूएं दाखिल करने को भी तैयार है। ये सारी चीजें आप एफिडेविट में मेंशन करेंगे। जितना भी लंबा चौड़ा एफिडेविट हो जाए, आप सारे फैक्ट्स, अपने डिफेंस, अपने प्रूफ का जिक्र करेंगे। अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं तो उनको जिस पैरा में लिखेंगे उसमें ये भी लिखेंगे कि दिस डॉक्यूमेंट इज फाइलिंग विद दिस एफिडेविट, या एनेक्जर नंबर सो एंड सो के रूप में ये दाखिल किया जा रहा है, एनेक्जर नंबर 2, 3, 4 के रूप में ये एफिडेविट के साथ दाखिल किया जा रहा। इस तरीके से आप सपोर्टिंग एफिडेविट में सारे फैक्ट्स को मेंशन करेंगे और इसके बाद फिर बेल एप्लीकेशन को फाइल कर दी जाएगी। तो यह थी दोस्तों एक बेल एप्लीकेशन, डिटेल में मैंने बताया लोअर कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट तक किस तरीके से बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किया जाता है। अगर आपने अभी अभी कोर्स ज्वाइन की है तो जरूर ये वीडियो आपको काम आएगा। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।